हिमाचल चुनावों के बाद बीजेपी का पूरा जोर अब गुजरात के चुनावों पर है और अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मगर भारत में कहीं भी चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का जिक्र ज़रूर होता है। इसलिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं को पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में और अब गुजरात के चुनावों में कैंपेन करवाने के लिए लगातार उतार रहे हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार करके कल ही लौटे हैं। इनसे जानते हैं कि एक तो माहौल क्या है और क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए हर जगह हर चुनावों में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कविंदर जी, पहले आपने हिमाचल में भी प्रचार किया, अब गुजरात में भी प्रचार करके आए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी के लिए माहौल क्या है दोनों स्टेट्स में। देखिए, आपकी जानकारी के लिए 2002 से लेकर के लगातार मोदी जी ने अभी हाल ही में 20 साल अपने पूरे किए हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो। इससे पहले भी केशुभाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री थे और लगातार किसी सरकार का किसी प्रदेश में रहना सबसे पहले ये दर्शाता है कि विकास के नाम पर जो गुजरात में काम हुआ है वो वाकई में बहुत बेहतर काम हुआ है। और एक लीडरशिप जो हमारे यहाँ पर है, तो उसी का परिणाम है कि गुजरात में लगातार उस चीज़ को वहाँ पर दोबारा से रिपीट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस लीडरशिप नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि उनके जो बड़े नेता राहुल गांधी को भी उन्होंने उस प्रदेश से बाहर रखा है। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। गुजरात मुझे लगता है कि पहले से बेहतर स्थिति में और लगभग 182 में से 150 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी कल ही लौटे हैं गुजरात से। माहौल क्या है वहाँ पर, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वोट का पक्ष है, तो उसमें अगर आम आदमी पार्टी किसी का वोट लेती है तो वो कांग्रेस का वोट होगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी का वोट। बीजेपी हिमाचल चुनाव हो या गुजरात चुनाव हो, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, आतंकवाद, 370 और जम्मू कश्मीर के नेताओं को वहाँ पर प्रचार कराना, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर का असर होता है हर जगह? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक पहले मैं गुजरात की बात करता हूँ, सरदार पटेल ने जो गुजरात से थे, अगर जम्मू कश्मीर का रियासत का फैसला उस वक्त 567 रियासतों के साथ सरदार पटेल जी ने किया होता तो स्थितियाँ बेहतर होती। नेहरू जी ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए यहाँ शेख अब्दुल्ला को ये जो सत्ता सौंपी, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान प्रस्ती, ये सब चीज़ें यहाँ पर आई और हमने भुगता है। और अपने ही देश में हिंदुओं का विस्थापन होना अपने आप में ये चीज़ दर्शाता है। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के नेता जिसको भी वहाँ भेजा गया, हम तो धन्यवाद करने गए थे वहाँ पर कि ये जो गुजरात ने लाल पैदा किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, धारा 370 तोड़ करके जो कलंक समाप्त किया है, तो स्वाभाविक बात है कि हमारा एक रोल बनता था। हमने उसको भली भांति लोगों को बताया भी, लोगों से सुना भी, और लगता है कि पूरी भावनाएं जो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी हैं पूरे भारत की, तो मुझे लगता है उसको बताना जरूरी था। लगता है दोनों स्टेट्स में सरकारें बन जाएंगी बीजेपी की? देखिए, जहाँ तक हिमाचल का प्रश्न है, वहाँ पर एक कहा जाता है रिवाज है बदलने का। रिवाज है, लेकिन हमने कहा राज नहीं रिवाज बदलो। तो मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि पहली बार इस प्रकार से होगा। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी, हमने यहाँ यही कहा है बार बार भाजपा सरकार। तो मुझे लगता है कि जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है, और जो लोग उसमें रह गए हैं उसमें हिम केयर नाम का एक उन्होंने वो किया है। इसके अलावा हिमाचल के किसी भी प्रदेश में चले जाओ, वहाँ पर सैनिकों की संख्या इतनी ज़्यादा है, रिटायर्ड लोगों की, और वो देशभक्त लोग हैं। उनको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने 1 पेंशन 1 रैंक करके, और इसके अलावा जो घर घर नल
इस प्रकार की जो व्यवस्था की है पहाड़ी क्षेत्रों में, और जो अपने आप में वो सफिशेंट बिजली उनके पास है, पानी उनके पास है, सड़क हर जगह पहुंची है, तो ये बेहतर स्थिति। अगर दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है, यानी कि रिपीट करती है सरकार को, तो फिर लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव जल्दी करवा दिए जाएंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो डिलिमिटेशन प्रोसेस चला था, जो ज़रूरी था उसको किया गया। उसके बाद लगातार जो वोट बनाने का काम, लिस्टें बनाने का काम, मुझे लगता है 25 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि अब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर जो शुरू हो चुकी है, उसको एक चुनी हुई सरकार देने के बाद इसको पूरा किया जाए। 24 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले लगता है जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या फिर 24 के साथ होंगे, क्या लगता है? परिस्थितियाँ पहले से बेहतर हुई हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन इसके बारे में जो यथास्थिति उसको भांपते हुए तो इलेक्शन करवाएंगे। आपकी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो एक तरह से चुनाव मोड में आती हुई लग रही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में आकर रैलियां कर रहे हैं, अल्ताफ़ बुखारी ने कश्मीर में बड़ी रैलियां की हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की तरह काम करना पार्टियों ने शुरू कर दिया है? देखो, अच्छी बात है, बार बार गठबंधन बनाने की कोशिश या कोई इस प्रकार के अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग जब चुनाव आते हैं तब इस प्रकार से लोगों के बीच में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दिन कोई इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद नहीं जाती, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे वो संकट काल हो। मैं पूछना चाहता हूँ बाकी पार्टियों से, कौन इस दौरान बाहर निकला? तो ये लोग गवाह हैं कि हम संकट में भी उनके साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है बूथ स्तर तक पहुंचना, वो लगातार हर महीने मन की बात का कार्यक्रम तो होता ही है। इसके अलावा हर घर तिरंगा या जो भारतीय जनता पार्टी के 6 त्यौहार हैं उनको हम बूथ स्तर पर मनाते हैं। और हमारा नारा है बूथ जीता चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, चाहे वो केंद्र ने किया, तो मुझे लगता है उसकी स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में चुनाव जीतेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी अध्यक्ष पद की कुर्सी से पीछे हटने की बात कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो चुनाव तो लड़ेंगे आने वाले समय में। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, मज़ा तो तब है कि परिवार से बाहर किसी को बनाएं। जिस दिन उन्होंने ये बात की थी उसी दिन से ये इस प्रकार की लोगों की सोच बन गई थी कि अब उमर अब्दुल्ला, और अखबारों में भी इस प्रकार से आया था, ये परिवारवाद की पार्टियां हैं, ये परिवार से बाहर नहीं जा सकती, इनका जो माइंडसेट है। तो अच्छी बात है, पहले भी इलेक्शन लड़ते थे, लड़ना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेना जरूरी है, अच्छी बात है। बीजेपी कहती है कि 75 वर्ष काफ़ी हैं, जो है उसके बाद संन्यास लेना चाहिए एक्टिव पॉलिटिक्स से, मगर फारूक अब्दुल्ला 86 वर्ष के हैं और अभी भी कह रहे हैं चुनाव लड़ना। देखिए, हमारी पार्टी का असूल है और उस असूल पर पार्टी चल रही है, तभी नए लोगों को आने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि समय आने पर कोई भी राजनीतिज्ञ है उसको पुनः दोबारा किसी न किसी अपने नए व्यक्ति के लिए जगह छोड़नी चाहिए, तभी तो चेंज, और लोग चेंज मांगते हैं। जम्मू में रैलियां करके लगातार फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राम केवल एक पार्टी के नहीं है, राम तो सबके हैं, राम के नाम पे बीजेपी सियासत करती है। देखिए, राम हमारे आदर्श है, कांग्रेस का सवाल है। उन्होंने तो उनके अस्तित्व को लेकर के 20 वकीलों को वहाँ पर खड़े कर दिया अदालत में जी। आज कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी को ये बताने की जरूरत नहीं है। लगातार राम मंदिर के आंदोलन ये 1950 से जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब से धारा 370 को तोड़ना, राम मंदिर निर्माण, और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबको पूरा किया है। ये देश के लिए एक पॉजिटिव साइन जा रहा है कि आज वाकई में जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया गया था उसको दोबारा मोदी जी रिवाइव कर रहे हैं। मगर फारूक अब्दुल्ला राम भगवान का बहुत नाम ले रहे हैं, आपको लगता है थोड़ा सा वोट बैंक बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोशिश तो रहती है राजनीतिक पार्टियों की। बाकी लोग आजकल ये जानते हैं कि काम के आधार पर और देश के भविष्य के आधार पर किसको वोट देना है, कौन पार्टी लोगों नहीं, ऐसा तो नहीं उनको लगता है कि राम के नाम पे वोट आ जाता है इसलिए राम का नाम ले रहे हैं?
देखिए किसी खास समय पर लेना और सदा लेना, इसमें अंतर तो रहता है। अच्छा, एक और चीज़ है गुप्ता साहब कि पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कही थी, और उसके बाद गुज्जर समुदाय जो है वो लगातार पुंछ राजौरी में मार्च निकाल रहे हैं, थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है असर पड़ेगा बीजेपी के वोट बैंक पे कहीं? देखिए हमने जो बेहतर समझा सभी को, समाज के वर्गों को, जो कि जिनको कभी पूछा नहीं गया, उनको उनका अधिकार देने का कोशिश की है। आज गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, पाडरी समाज, पसमानदा कुछ ऐसे ब्राह्मण समाज, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन सभी के लिए सोचा गया है। तो मुझे लगता है कि किसी को किसी के हिस्से से काट करके नहीं दिया गया है। ये समझना चाहिए कि सभी को जो वाकई में जिनका अधिकार बनता है, जो वाकई में पिछड़े हैं, उनको अगर दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि गुज्जर समाज, उनको जो 9 सीटें दी गई हैं, आज तक किसी ने सोचा नहीं था। आपके पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व आपके कुलीग भी रहे हैं पिछली सरकार में, चौधरी लाल सिंह, कांग्रेस की तरफ वापस झुकाव हो रहा है उनका आजकल। लगता है कि कहीं जाने वाले हैं कांग्रेस के साथ? आपको तो छोड़ चुके हैं। देखिए मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग ज़्यादातर हैं वो किसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं, समय के साथ किस प्रकार से कहाँ जाना है ये नहीं सोचते। तो ये थे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, जिनका कहना है कि हिमाचल और गुजरात में बीजेपी की सरकार रिपीट होगी, और जम्मू कश्मीर के मुद्दे चाहे कोई भी राज्य में चुनाव हो वो इम्पॉर्टेंट रहते ही रहते हैं, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है जल्दी होना चाहिए, ऐसा वो भी मानते हैं। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन रुपेश राज के साथ।